नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आज स्वागत अभिनंदन है आपके अपने एनटीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे रीड पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे। क्लास नंबर 6 है बाई जायसवाल सर। आज का जो चैप्टर रहेगा परिवहन एवं यातायात से संबंधित आपका चैप्टर है और इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न 50+ यहाँ पे प्रश्न करेंगे जो आपके रीट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं, एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो तैयार हो जाइए इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए। संचार एवं परिवहन की बात करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि शहरी यातायात व्यवस्था में क्रांति का संचार करने वाली आधुनिक आवागमन जो प्रणाली है, रेल है, मेट्रो रेल है, कार है या फेरी की बात करेंगे, यानी कि फैक्ट्री की बात करेंगे। तो शहरी यातायात व्यवस्था में क्रांति का संचार करने वाली जो आधुनिक आवागमन, ये भी ध्यान देना, क्या पूछा जा रहा है? आधुनिक आवागमन, तो हो जाएगा मेट्रो रेल की बात करेंगे, बी ऑप्शन की बात करेंगे। आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। आवागमन का वह साधन कौन सा है जिसे चलाने में शारीरिक श्रम अधिक लगता है? साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ट्रेन, बस। देखिए, शारीरिक श्रम लग रहा है, मतलब मेहनत कहीं ना कहीं साइकिल चलाने में। साइकिल शब्द मेहनत से ही चलती है, क्योंकि यहाँ पे जो साइकिल रिक्शा होता है, ठीक है, तो उसे तो मेहनत से ही चलाया जाता है, ठीक है। और चलिए, बचपन में कितने भाई बहन यहाँ पे साइकिल चला चुके हैं, कमेंट कीजिएगा। और साइकिल चलाते वक्त कितने गिरे हैं, कितने बार गिरे हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आवागमन का वह साधन कौन सा जिसे चलाने में शारीरिक श्रम लगता है? वह साइकिल रिक्शा होगा। बहुत ही साधारण नॉर्मल सा प्रश्न था और ये प्रश्न नहीं आएगा कि आप कितनी बार गिरे थे, कब साइकिल आपने चलाई है, कितने वर्ष में आपने साइकिल सीख ली थी, ठीक है। या आप लोग अपने जीवन से कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं तो रेगिस्तान का नाम जिक्र आ ही जाता है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ आपको वह क्षेत्र बताना है। ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। तो ऊंट गाड़ी यहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ साधन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। फोर्थ प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। फोर्थ प्रश्न स्क्रीन पर क्या आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, तो NH 16 की बात करेंगे, 17 एंड 44 की बात करेंगे, 47 की बात करेंगे एंड 53 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे देश में सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह सभी परिचित हो गए, NH 44। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की बात करें, नेशनल हाईवे NH 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर प्रदेश में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में आपका समाप्त होता है। पांचवा प्रश्न दिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग किन स्थानों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें हैं? आपके महानगर हैं, राज्य की राजधानी हैं, जिले हैं या राष्ट्रों की बात करें। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें बताना है आपको, ठीक है। तो राज्य की जो राजधानियाँ होती हैं, कैपिटल ऑफ स्टेट, तो राष्ट्रीय राजमार्ग स्थानों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें आपके राजधानी की सड़कें होती हैं, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अर्थात राज्य की राजधानियों की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सड़कों की पुल की लंबाई कितने प्रतिशत लंबाई राष्ट्रीय राजमार्गों की है? जी हाँ, भारत में अगर देखा जाए सड़कों की यहाँ पे कुल लंबाई में आपको बताना है कितने प्रतिशत लंबाई राष्ट्रीय राजमार्गों की है। 4%, 2.5, 2% या 6%। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितने प्रतिशत यहाँ पे पूछा जा रहा है। सड़कों का मतलब है कि भारत में मान लीजिए टोटल 100 सड़कें हैं, 100 सड़कों में से राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है वो आपकी लगभग 2% है, अर्थात 2 की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में 101% सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी पिछली क्लासेज भी ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दी गई, जिसका लिंक भी आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सारी क्लासेज, प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, टीचर्स फैमिली है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल सड़क का कितने प्रतिशत यातायात राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा होता है? अब राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा करना है। भारत में कुल सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जो है कितने प्रतिशत होता है? सभी लोग बताइएगा।
तो हम बात करेंगे 40%। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा फीडबैक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? आंध्र प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर सर्वाधिक बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई? वर्ष 2000, 2001, 2002, 2003। तो आप सभी परिचित होंगे, हम सन ऑफ 2000 की बात करेंगे, वर्ष 2000 की बात करेंगे। जी हाँ, 25 दिसंबर 2000। ये वक्त याद रखिएगा, ये समय अपने माइंड की मेमोरी पर सेव कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत जो की गई 2000 की जनगणना के आधार पर असंबद्ध बस्तियों को जोड़ने के लिए, यह सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम था। 25 दिसंबर सन ऑफ 2000। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? कोटा से, अजमेर से, जयपुर से या उदयपुर से गुजरती है? सभी कमेंट करके बताइएगा। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा साथियों? हम बात करेंगे अजमेर। जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या राजस्थान के अजमेर जिले से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? आपकी बूंदी, अजमेर, जोधपुर, कोटा, सभी बताइए। तो राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई अगर जिलेवार यहाँ पे देखा जाए तो जोधपुर की बात करेंगे, सी ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1952 में प्रथम बार निम्न से राजस्थान के किस जिले से राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी? टोंक से, अजमेर से, जोधपुर से या भीलवाड़ा से? तो वर्ष 1952 में प्रथम बार निम्न में से राजस्थान के किस जिले से राजकीय बस सेवा की शुरुआत की गई? वह है टोंक। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज का प्रयोग किया गया? ब्रॉड, मीटर, लाइट, नैरो गेज। जी हाँ, गेज सबसे सभी परिचित होंगे शायद। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाए तो रेल परिवहन के लिए जिस गेज का प्रयोग किया गया था वह है नैरोज गेज। क्या हो जाएगा? नैरो गेज, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल परिवहन को एशिया के सभी रेल परिवहनों का कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए, अगर भारतीय रेल परिवहन की दृष्टि से देखा जाए एशिया के सभी रेल परिवहनों में से, ठीक है, जो भारत का स्थान है वह दोस्तों पहला है, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, एशिया में जो है सभी रेल परिवहनों में से भारत रेल परिवहन एशिया का नंबर 1 है। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1920, वर्ष 1956, वर्ष 1953, वर्ष 1959। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, इस बार की बारी नंबर 1 सिलेक्शन है यारी। जी हाँ, सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं सुनिएगा कि एक कान से सुनिएगा दूसरे कान से उड़ा दीजिएगा, उड़ाने वाला ये, ठीक है, याद नहीं है। ये अपने मेमोरी पर सेव करने वाला है। एक कान से सुनिए और अपने मेमोरी के जो आपका, ठीक है, मेमोरी, जैसे हम मोबाइल में मेमोरी पर कोई भी डाटा सेव करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चनों को सेव करना है। तो भारत में प्रथम रेल यात्री या यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब की गई? तो भारत में फर्स्ट बार यात्री रेलगाड़ी की जो शुरुआत की गई थी वह सभी परिचित होंगे 1853 में। जी हाँ, 1853 में भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत की गई और वह डेट है 16 अप्रैल। ठीक है, देखिए 16 अप्रैल को 1853 में पहली यात्री रेल अर्थात पैसेंजर ट्रेन बम्बई से ठाणे के बीच चली। इस दिन को देश में भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है, इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट डे। और 16 अप्रैल भारतीय इतिहास के लिए बहुत अहम माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम रेल किन स्थानों में या किन स्थानों के मध्य चली? मुंबई से नागपुर, मुंबई से ठाणे, दिल्ली से अंबाला या कोलकाता से हावड़ा। हमने पिछले क्वेश्चन में इसके बाद किया, मुंबई से ठाणे का इस नाम का जिक्र आया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं, सभी बताइए। जी हाँ, भारतीय रेलवे में जोन भी एक बांटा जाता है। आपने कभी देखा होगा, पहले लिखा जाता था जो ये ढोने वाले मालगाड़ी होती हैं, सामान ढोने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं,
इनमें क्या डिब्बों में लिखा जाता है, पामारे, उमारे, ऐसा, ठीक है। तो ये पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, ये सारे लिखे जाते हैं। तो भारतीय रेलवे को जोन में बांटा गया है, और कितने जोन में बांटा गया? लगभग 18 जोन। यहाँ पे डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं दिया गया है? रेलवे और इनका मुख्यालय, जो रेलवे जेन है और इनका मुख्यालय दिया गया है, और आपको बताना है कौन सा सही नहीं दिया गया है। देखिए, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, बिल्कुल सही बात है। पूर्वी रेल का कोलकाता में है, और दक्षिण पूर्व मध्य रेल का बिलासपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का भुवनेश्वर है, ये गलत दिया गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने तैयारी को बेहतर कीजिए, सिलेक्शन 101% पाइए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? वर्ष 2001, वर्ष 2002, वर्ष 2003, वर्ष 2004 की बात करें। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना का शुभारंभ की बात कर रहे हैं, कब हुआ था? तो सभी परिचित होंगे, जहाँ तक राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना का जिक्र आता है, सन 2002 का नाम आता है। जी हाँ, राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना का शुभारंभ सन 2002 में किया गया था। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन में दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली कौन सी ट्रेन है? ताज एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस है, वंदे भारत है, या आपके दुरंतो। दुरंतो नाम सभी परिचित होंगे। तो भारत में सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली जो ट्रेन कहलाती है वह हमारी वंदे मातरम है, नोट कर लीजिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग बताइएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे से संबंधित मेमू कारखाना? जी हाँ, भीलवाड़ा, अलवर, श्री गंगानगर, बीकानेर, सभी बताइएगा। मेमू कारखाना का जिक्र आया है तो भीलवाड़ा का नाम अवश्य जिक्र होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन सभी सही कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस वर्ष सभी विमान कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया? जी हाँ, राष्ट्रीयकरण का जिक्र आया है तो किस वर्ष सभी विमान कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? वर्ष 1951, 53, 55 या 57 की बात करेंगे। तो किस वर्ष सभी विमान, एक की बात नहीं कर रहे हैं, सभी विमान कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वर्ष 1953 में। ये सन अपने माइंड पर स्टोर कर लीजिए। पी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, नागपुर, कोच्चि, सभी बताइए। जब भी राजीव गांधी का जिक्र होता है हैदराबाद नाम आ जाता है। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट का विस्तार सदिया से गोबरी तक है, काकीनाडा से पांडुचेरी तक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है, लखीमपुर से भंगा तक है, सभी बताइएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की बात करेंगे तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। पहला सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। लगभग आधे प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित युगों में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है या सही नहीं है, आपको बताना है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, कोचीन प्राकृतिक पत्तन है, जवाहरलाल नेहरू जो है भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है, या जो डी दिया गया है कांडला ज्वरी पत्तन है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया कि भारत का सबसे गहरा पत्तन चेन्नई है, जो कि कथन सुमेलित नहीं है। बाकी हमारे सही दिए गए कि प्राकृतिक पतन जो है कोचीन है। जवाहरलाल नेहरू जो पतन है भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन अगर पूछा जाता है तो वह जवाहरलाल नेहरू पत्तन का नाम आता है, बंदरगाह का नाम आता है, कांडला का जिक्र होता है, जोरी पत्तन का जिक्र होता है। लेकिन अब आपको ये भी बताना है कि भारत का सबसे गहरा पत्तन कौन सा है, नीचे कमेंट बॉक्स से फटाफट बताइए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये सारे नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, बेहतरीन तैयारी कीजिए, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। अगर नेट नहीं चलता है तो नोट्स पीडीएफ फाइल से रीड कीजिए। साथ ही साथ देखिए क्या होता है, वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं और भी जानकारी हमें मिल जाती है क्लास में, लेकिन क्या होता है पीडीएफ फाइल में वो जानकारी, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो एक प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, रिवीजन के लिए हमें पीडीएफ फाइल वर्क आती हैं, फिर ये फाइल काम से आती हैं। कौन से एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, सभी बताइए। देखिए कांडला हो गया, आपका प्रायद्वीप हो गया, पारादीप और मुंबई, ये तीनों प्राकृतिक बंदरगाह हैं, लेकिन चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, चेन्नई को बनाया गया है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन सही कर लेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन से खुला सागरी बंदरगाह है? आपने शायद सुना होगा, ऐसे बंदरगाह बताइए जो खुला सागरी बंदरगाह है, वो मतलब सागर में खुला हुआ है, क्लोज नहीं है। भाई हल्दिया बंदरगाह है, मुंबई है, चेन्नई है, या विशाखापट्टनम की बात करेंगे। तो जो आपका
प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, खुला सागरी बंदरगाह है, वह आपका चेन्नई है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था, वे बंदरगाह आपके कोलकाता विशाखापत्तनम है। जी हाँ, कोलकाता विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है, ठीक है, प्रायद्वीप का विकास किया गया ताकि कोलकाता का जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है, इस पर भार कम किया जा सके। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी भूमिगत पाइपलाइन है? कांडला भांडिया, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, मुंद्रा दिल्ली, सलाया कोयली मथुरा। देखिए यहाँ पे सबसे लंबी भूमिगत पाइपलाइन का अगर जिक्र होता है तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई लगभग 1730 किलोमीटर है। यह पाइपलाइन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के बीच से होकर गुजरती है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन भारत की पहली अंतर्राज्यीय पाइपलाइन। अगर प्रश्न आ गया कि भारत की पहली अंतर्राज्यीय पाइपलाइन का जिक्र बताइए, इसका नाम क्या है, तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है, गैस पाइपलाइन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, तीसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर है, आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली जो भीड़ भाड़ है, उस पर नियंत्रित करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही होगा? फ्लाईओवर बना देना, यातायात संबंधी नए नियम बना देना, राजमार्गों को चौड़ा करना या यातायात संबंधी को कठोरता से लागू करना। तो देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए होने वाले जो भीड़ भाड़ पर है, उन पर नियंत्रित करने का जो तरीका सही होता है वह यातायात संबंधी नियम को कठोरता से लागू करना। जब नियम को लागू करेंगे, फार्मूले को लागू करेंगे तो आसानी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, यदि कोई आपको ओवरटेक कर रहा है तो आप क्या करेंगे? अपनी गाड़ी रफ्तार बढ़ा देंगे, अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम करेंगे, अपनी गाड़ी को दाईं ओर ले जाएंगे, या ये सभी करेंगे? देखिए, कोई भी अगर ओवरटेक अगर आपको कर रहा है, मतलब अपनी गाड़ी को रफ्तार कम कर दीजिए, भैया आप ही आगे निकल जाओ। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, यदि सड़क पर गाड़ी चलाते समय अचानक कोई जानवर सामने आ जाता है तो आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जानवर को बचाना, अपने आप को बचाना, अन्य व्यक्तियों को बचाना, गाड़ी को नियंत्रित करना। देखिए, बचाना तो आप अपने को ही बचाएंगे, जानवर क्यों बचाएंगे, लेकिन गाड़ी अगर नियंत्रित पर होंगी आपकी तो दोनों बच जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। और अक्सर ऐसा देखा जाता है, ठीक है, आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से संचार का जो साधन है वह सभी परिचित होंगे। डाक सेवा भी संचार का साधन है, इंटरनेट भी है, दूर संचार भी है, तो ये सभी हम डी ऑप्शन सही खोल लेंगे। और नवनिर्मित प्रचलित अगर संचार का साधन पूछा जाता है वह इंटरनेट सेवा है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। विश्व की सबसे बड़ी डाक प्रणाली किस देश की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की, चीन की, रूस की, भारत की। देखिए, अगर डाक प्रणाली की बात करें और देश का नाम आता है तो भारत का आता है। जी हाँ, विश्व के सबसे बड़ी डाक प्रणाली आपकी भारत देश की है, डी ऑप्शन कह लीजिएगा। और हम सब भारतीय हैं, हमें दिल से गर्वित होना चाहिए क्योंकि हम माँ भारती के लाल हैं, माँ भारती के सपूत हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, प्रारंभ में अंक 2 किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश पिन कोड को प्रदर्शित करता है? राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अब राजस्थान रीड की बात करेंगे तो अक्सर समझते होंगे कि हमारा ही है, ऐसा नहीं है। प्रारंभ में 2 अंक किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के पिन कोड को प्रदर्शित करता है, वह आपका उत्तर प्रदेश है, नोट कर लीजिएगा। थोक ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा निम्न में से कौन सी सेवा शुरू की गई? ई पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, थोक ग्राहक जो होते इकट्ठा सामान लेते हैं, उनको विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने एक बिजनेस पोस्ट की तरह सेवा शुरू की। सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे, क्योंकि थोक विक्रेता होते एक प्रकार से बिजनेस ही करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, WW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक का नाम बताइए। बिल गेट्स हैं, ली एन फियोंग है, टिम बर्नर्स ली हैं, या एन रसेल हैं, सभी बताइएगा। जी हाँ, WW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक जो माने जाते हैं वह आपके टिम बर्नर्स ली, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, गूगल, याहू एवं MSN। जी है, शायद आप नाम ने गूगल का तो नाम सुना ही होगा, गूगल पे सारी दुनिया टिकी हुई है, सारे ऐप्स टिके हुए हैं।
तो गूगल, याहू एवं MSN जो कहलाता है वह इंटरनेट एक साइट्स कहलाती है। क्या है? एक इंटरनेट की साइट कहलाती है। पहले याहू बहुत पहले चलता था, ठीक है, याहू, हाँ, जब हमने शायद 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा तब यह याहू एक वेबसाइट थी, लेकिन अब गूगल ट्रेंड पर है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेट ये साइट्स कहलाती हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ATM का पूरा रूप बताइए, ATM का पूरा रूप या नाम बताइए। तो सभी लोग जानते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न हो जाता है। देखिए सिंपल साधारण सा प्रश्न हो जाता है कि हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, जब हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न होता है तो सभी को मालूम होता है। और ऐसा नहीं है कि जो हर एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न वो आता नहीं, वो भी आते हैं। 10 से 15% रिपीटेड प्रश्न होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। 20% बहुत ईजिली प्रश्न होंगे जो सब कोई कर सकता है, हो सकता है 5वीं कक्षा का बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। और जो आते 25 से 30% जो होता है वो जो होता है जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, ठीक है। और बाकी जो 25 से 30% और होते हैं वो क्या होते हैं? टफ लेवल के होते हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकते हैं, आपके माइंड, आपके विचार, आपके बुद्धि से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? सभी लोग बताइए। जी हाँ, कंप्यूटर के माध्यम से जो भेजा जाता है उसे सभी जानते हैं, ईमेल की बात करेंगे। अक्सर कंप्यूटर या मोबाइल से हम भेज देते हैं। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या एडुसेट की बात करेंगे। देखिए भारत का कृत्रिम उपग्रह का नाम जिक्र आ गया है तो हम आर्यभट्ट की बात करेंगे। जी हाँ, आर्यभट्ट प्रथम प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है, बी ऑप्शन हम यहाँ पे सही कर लेंगे। एंड अगला प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल को कहते हैं, पेजर को कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं या सेलुलर फ़ोन को कहते हैं? सूचना राजपथ, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। सी ऑल ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने TT फैमिली को भी आपने ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए, जांचिए और परखिए। साथियों अगला प्रश्न है, इनमें से संचार का सर्वाधिक तीव्र माध्यम कौन सा है? चिट्ठी हो गया, व्यक्ति हो गया, इंटरनेट हो गया, इनमें से कोई नहीं। देखिए सर्वाधिक तीव्र माध्यम पूछा जा रहा है संचार का तो वह कहलाता है इंटरनेट, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से हमने व्हाट्सएप किया, यहाँ से हमने मैसेज किया, वहाँ तुरंत पहुँच गया। और लाइन भी आ जाती है, एक लाइन है मतलब आइन नहीं, 2 लाइन है, 2 लाइन टिक कर दिया मतलब उसके पास पहुँच गया। 2 लाइन अगर ग्रीन हो गई, नीले कलर की हो गई तो क्या हो गया? मतलब उसने देख लिया। ये क्या है? सर्वाधिक तीव्र माध्यम से हमारा जो इंटरनेट कहलाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और इसी इंटरनेट के माध्यम से ये परिवार जुड़ा हुआ है, हम और आप जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं, तैयारी करते हैं और अपनी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, अपने जो टारगेट है उसको, लक्ष्य को, उस टारगेट तक प्राप्त करते हैं, अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे दिया गया है कि राजस्थान में सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर। देखिए अक्सर होता है कैपिटल का ही नाम होता है, स्टेट का कैपिटल का, लेकिन राजस्थान में सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो वह जोधपुर आएगा, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, अलवर में या अनूपगढ़ की बात करेंगे। तो राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो स्थापित किया गया है वह आपके जयपुर में किया गया है, जो कि कैपिटल है, सभी परिचित होंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बस ज़्यादा नहीं, 8 से 10 प्रश्न और बचे हुए हैं। राजस्थान में दूरदर्शन कार्यक्रमों की शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1975, 1 सितंबर 1975, 1 अगस्त 1982, 1 अगस्त 1985। अब अगस्त में है या सितंबर में है ये पहले हमें कन्फर्म करना है। तो 1 अगस्त 1975 को जो है राजस्थान में दूरदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, किसी भी प्रश्न पर आपका एक एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं। साथियों राजस्थान में डाक सेवा को कितने परिमंडल में बांटा गया है? सभी बताइए, ये आपको कमेंट करके बताना। इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। राजस्थान में डाक सेवा को कितने परिमंडल में बांटा गया है ये आपको कमेंट करके, फीडबैक करके बताना है। 4, 2, 8, 6। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई वाला उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटर कहाँ स्थापित है? जोधपुर में, श्रीनगर में, देहरादून में या अंबाला पर स्थित है? तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई वाला उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटर का अगर जिक्र आ गया है तो आप सभी परिचित होंगे, हम बात करेंगे जोधपुर शहर की। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला, किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया है? वर्ष 1953, वर्ष 1955, वर्ष 1957, वर्ष 1959। जी हाँ, किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया है? वह सभी परिचित होंगे। हम किसकी बात करेंगे? सन 1953
53 की बात कर रहे हैं या 57 की बात कर रहे हैं या 55 की बात कर रहे हैं या 59 की बात करेंगे? तो हम वर्ष 1957 की बात करेंगे। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई थी। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। फिर बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई और कोलकाता में। फिर 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेडियो प्रसारण का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1930 हो गया। ठीक है, इसका नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग रखा गया। फिर आपका फिर नाम बदला गया 1957 में, जिसे बदलकर आकाशवाणी रखा गया। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि भारत में पहली बार सामुदायिक रेडियो की शुरुआत आकाशवाणी के सहयोगी के तौर पर कहाँ की गई थी? तो वह सभी परिचित होंगे, गुजरात में। ठीक है, आंसर भी आप लोग देख चुके होंगे। तो भारत में पहली बार सामुदायिक रेडियो की शुरुआत आकाशवाणी के सहयोगी के तौर पर आपके गुजरात में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि संचार माध्यमों का जो मुख्य कार्य होता है, सूचना संग्रह एवं प्रसारण करना होता है, सूचना विश्लेषण करना होता है, सामाजिक ज्ञान व मूल्यों का संप्रेषण करना होता है, या ये सभी होता है? तो संचार माध्यमों का जो प्रमुख कार्य होता है वह ये सभी कहलाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संचार माध्यमों से लोगों की जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है? जीवन शैली विकसित हुई है, जीवन शैली पिछड़ी हुई है, जीवन शैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं? संचार माध्यमों से लोगों के जीवन की शैली पर जो प्रभाव पड़ता है वह सभी परिचित होंगे, वह जीवन शैली विकसित हुई है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमें आज जाना है संचार माध्यम से कहीं ना कहीं जानकारी पहुंच जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देर रात तक टीवी क्यों नहीं देखना चाहिए? पड़ोसियों को परेशानी होती है, हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हम ठीक से सो नहीं पाते। ये तीनों बातें हो सकती हैं। अगर पड़ोसी भी हैं, टीवी का आवाज़ ज़्यादा है, साउंड ज़्यादा है, तो परेशानी हो सकती है। हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और हम ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो देर रात तक नहीं देखनी चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर देखिएगा क्या प्रश्न है। आज की जीवन शैली में मोबाइल का किस कारण प्रयोग से बढ़ा है? जीवन शैली में देखा जाए, जिस मोबाइल से हम ठीक है ये सारे वीडियो क्लास अटेंड करते हैं, तो जीवन शैली में मोबाइल का किस कारण से प्रयोग बढ़ा है? मनोरंजन का अच्छा साधन, हमारे अपने को हमसे जोड़ना, सूचनाएं प्रदान करना, ये सभी। और ये प्रश्न बहुत ही नॉर्मल है, इसलिए हम इस प्रश्न को मॉक क्वेश्चन के तौर पर दे रहे हैं आप सभी के लिए। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। सारी क्लासेस चल रही, सारे पेडागोजी की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, विजिट कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का जल्दी क्लास पर मिलते हैं अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।